हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे 13 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ है आरटीआई एक्ट से रिलेटेड। आरटीआई अपील्स में जो पेंडेंसी है वो पहले से कम हुई है। आरटीआई एक्ट 2005 ये है क्या? ये एक ऐसा कानून है जो नागरिकों को ये हक देता है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस पा सकें। ये एक्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है, करप्शन को कम करता है और लोगों की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भागीदारी को बढ़ाता है। इस एक्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर आती है, नोडल एजेंसी है। ये एक्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करता है। इस एक्ट के की फीचर्स हैं। पहला है इंफॉर्मेशन कमीशंस। ये एक्ट सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के गठन, कंपोजिशन और उनके फंक्शन से संबंधित है। दूसरा है पब्लिक अथॉरिटीज के लिए ऑब्लिगेशंस। तो पब्लिक अथॉरिटीज को ये जरूरी है कि वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी सीपीआईओ एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी एसपीआईओएस को डेजिग्नेट करें जो नागरिकों द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें। तीसरा इसमें की फीचर है अपील सिस्टम। तो इसमें पहली अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो सीपीआईओ एसपीआईओएस से सीनियर ऑफिसर होता है, के पास 30 दिन के अंदर की जा सकती है। दूसरी अपील सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के 90 दिन के अंदर की जा सकती है। और इसमें सीपीआईओएस एसपीआईओएस पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये साबित करें कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट डिनाई की थी वो जस्टिफाइड थी। अपील्स का निपटारा 30 दिन 45 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है कि अंदर किया जाना चाहिए। एनसीआईसी एसआईसी का जो फैसला है वो बाइंडिंग होता है। तो इसके अचीवमेंट्स क्या हैं? आरटीआई एक्ट का कवरेज बढ़ गया है। अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस भी शामिल हैं। इसमें ऑनलाइन पोर्टल को भी लेकर आया गया है ताकि जो आरटीआई फाइल की जाती है उसमें आसानी हो सके। तीसरा ये इसमें जो अपील्स की पेंडेंसी थी वो कम हो गई है। 2019-20 में ये 35,000 थी, अब ये घटकर 23,000 हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ में है कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल 2024। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि कर्नाटका का प्रपोज्ड लॉ गिग वर्कर्स के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन ला रहा है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। एंड ये प्रोविजंस हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, डेटाबेस अपडेशन, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन बाय फर्म्स। गिग वर्कर्स का मतलब क्या है? गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर काम करते हैं और उससे कमाते हैं। गिग वर्कर दो प्रकार के होते हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड, दूसरा नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से काम करते हैं। नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड जो कन्वेंशनल सेक्टर्स में कैजुअल बेस्ड वर्कर्स होते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते हैं। तो गिग वर्कर से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि मिनिमम वेज का एब्सेंस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुअर अपवार्ड मोबिलिटी, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट पर्क्स जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स का एब्सेंस। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं गिग वर्कर्स के लिए? तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इसको लाया गया था। ये कोड गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने का प्रावधान करता है। इसमें एक सोशल सिक्योरिटी फंड बैलेंस बनाने का प्रावधान है जिसमें एग्रीगेटर्स अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2%, मैक्सिमम लिमिट इसमें 5% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 इसको लाया गया है। ये कोड सेफ और हेल्थी वर्क के एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलेट करता है। तो सॉल्यूशंस क्या हैं गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम के? पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेशंस और वर्कर्स के बीच कोलेबोरेशन होना चाहिए ताकि गिग इकोनॉमी फुटेबल हो सके। दूसरा, गिग वर्कर्स के लिए एक स्टेबल
इनकम एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए और रेस टू द बॉटम मेंटेलिटी को डिस्करेज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ में है यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑन यूक्रेन्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो यूएन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जो यूक्रेन के न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर है, जिसमें जैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल है। तो इस रेजोल्यूशन में रशियन फेडरेशन द्वारा यूक्रेन के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए अटैक्स की निंदा की गई है, जो कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ाते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी पार्टीज को यह चाहिए कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का हर हाल में सम्मान करें। मेजर्स क्या हैं सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स के सेफगार्ड के वॉर में? तो IAEA के 7+। IAEA ये क्या है? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और इन 7 पिलर्स में कहा गया है कि जो न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी 7 कदम हैं वो लिए जाने चाहिए। इसमें ये डिफाइन किए गए हैं, जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स और इक्विपमेंट, रेडिएशन मॉनिटरिंग और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन। दूसरा इसमें मेजर बताया गया है 2009 IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस डिसीजन। ये डिसीजन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर आर्म्ड अटैक या थ्रेट ऑफ अटैक को प्रोहिबिट करता है, चाहे वो ऑपरेशनल हो या कंस्ट्रक्शन के फेज में हो। तीसरा इसमें है एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ 1977 टू द जेनेवा कन्वेंशन। ये प्रोटोकॉल डैम्स, डाइक्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे डेंजरस फोर्सेस कंटेनिंग वर्क्स या इंस्टॉलेशन पर अटैक को प्रोहिबिट करता है, चाहे वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ही क्यों ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ में है नीति आयोग ने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के 4th एडिशन को रिलीज किया है, जो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 113 इंडिकेटर्स को मेजर और ट्रैक करता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड है। तो इसमें हर स्टेट यूटी का कंपोजिट स्कोर 16 SDGs पर उनके परफॉर्मेंस को एग्रीगेट करके कंप्यूट किया गया है। तो वैसे जो गोल्स हैं SDG में वो कितने हैं 17, लेकिन इसमें 16 जो SDGs हैं उन पे परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो स्कोर्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 100 के बीच में रेंज करते हैं। 100 का मतलब होता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है स्टेट, मतलब स्टेट यूटी ने 2030 तक के लिए सेट टारगेट्स को अचीव कर लिया है। तो SDG का जो टाइम है वो 2030 तक गोल्स को कंप्लीट करना है। तो जो 100 का स्कोर है वो यही कहता है कि 2030 के लिए जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है यानी कि जो 100 स्कोर करती है वो है अचीवर। 65 से लेकर 99 के बीच में अचीव करने वाले को बोलते हैं फ्रंट रनर्स। 50 से लेकर 64 के बीच में स्कोर करने वाले को बोलते हैं परफॉर्मर्स। एंड 0 से लेकर 49 के बीच में जो स्कोर करता है उसको बोलते हैं एस्पिरेंट्स। तो इसकी की फाइंडिंग्स है कि इंडिया का जो कंपोजिट स्कोर है 2020-21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया है। गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, इनमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली है। और ये गोल्स अब फ्रंट रनर कैटेगरी में है। गोल 13 यानी कि क्लाइमेट एक्शन का सबसे ज़्यादा स्कोर बढ़ा है, उसके बाद गोल 1 का यानी नो पॉवर्टी का। तो टॉप स्टेट्स हैं इसमें उत्तराखंड और केरला, दोनों का स्कोर 79 है। एंड टॉप यूटी है चंडीगढ़। और सभी स्टेट ने ओवरऑल स्कोर में इम्प्रूवमेंट दिखाया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पामला से रिलेटेड है। तो पामला का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 ऑफ द पामला एक्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस काम के लिए ऑथराइज किया गया हो
अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को इस एक्ट के तहत। दूसरा है बेसिस फॉर अरेस्ट, अगर उनके पास कोई मटेरियल हो या उन्हें ऐसा रीज़न हो कि जो लिखित में रिकॉर्ड किया गया हो कि कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत पनिशेबल ऑफेंस में गिल्टी है, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। की टेकअवेज क्या है जजमेंट से? तो पहला है पावर का जुडिशियस यूज। सेक्शन 19 के पावर्स को जुडिशली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की लाइन में यूज किया जाना चाहिए। दूसरा की टेकअवे है लेजिस्लेटिव कंडीशन का जुडिशियल स्क्रूटनी। मामला के तहत इम्पोज्ड कंडीशंस को जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर सब्जेक्ट किया जाना चाहिए अगर अरेस्टी अपनी अरेस्ट को चैलेंज करता है उस केस में। तीसरा है रीजंस टू बिलीव, जो रीजंस टू बिलीव हैं वो अरेस्टी को बताए जाने चाहिए। अदर जजमेंट क्या है अरेस्टिंग पावर की अंडर मामला? तो पहला है पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस जजमेंट ने अरेस्ट के ग्राउंड्स की कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया है। अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए कि क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मैंडेटेड है। दूसरा है वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। इस जजमेंट ने ये जरूरी बनाया है कि रीजंस टू बिलीव को लिखित में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ताकि फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। तो मामला इसको लाया क्यों गया था? इसको 2002 में लाया गया था। ये एक्ट इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि इलीगल सोर्स से कमाए गए इनकम या प्रॉफिट को लीगलाइज करने वाले क्रिमिनल ऑफेंसेस से लड़ा जा सके। ये एक्ट गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज को ये इनेबल करता है कि वो इलीगली गेन्ड प्रोसीज से अर्न्ड प्रॉपर्टी को जब्त कर सकें। नेक्स्ट न्यूज में है सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करने के बाद एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें 7 मेंबर स्टेट्स हैं जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है ढाका, बांग्लादेश में। इसके प्रिंसिपल्स में सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एक्सेट्रा शामिल हैं। इसमें फोकस एरियाज हैं ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, पीपल टू पीपल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी। एंड बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स का जो कंबाइंड जीडीपी है वो 2022 में अप्रॉक्सीमेटली $4.5 ट्रिलियन था, जो ग्लोबल जीडीपी का लगभग 4.5% है। तो इसका महत्व क्या है इंडिया के लिए? पहला है रीजनल कॉपरेशन के लिहाज से, तो बिम्स्टेक इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्रिटिकल इंटरसेक्शन है। दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक्स के लिहाज से बे ऑफ बंगाल रीजन में सेक्टोरल कॉपरेशन से इंडियन ओशन रीजन में क्रिटिकल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर करना और ट्रेड को बूस्ट करने में मदद मिलती है। तीसरा है सिक्योरिटी के लिहाज से बिम्स्टेक इंडिया के सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी जो सागर विजन है उसकी लाइन में है। और ये IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम कॉपरेशन को और मजबूत करता है। इसके साथ ही सार्क में जो डेफिशिएंसीज हैं उसको भी ये ओवरकम करने का पोटेंशियल रखता है। तो बिम्स्टेक से जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट्स, इनिशिएटिव्स के इम्प्लीमेंटेशन में स्लो पेस और इनर्शिया, जैसे बिम्स्टेक का अडॉप्शन का लैक ऑफ प्रोग्रेस। दूसरा है इसमें जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलर हैं, तो बिम्स्टेक ने प्लान किया था कि सबमिट मीटिंग्स हर 2 साल में की जाएंगी, लेकिन 2024 तक अभी तक सिर्फ 5 ही मीटिंग्स हुई हैं। तीसरा है जो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था कि जो प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए जाएंगे अब वो क्या है काफ़ी स्लो चल रहा है इस पर काम, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट हुआ था, तो उस पर जो काम चल रहा है वो काफ़ी स्लो है। नेक्स्ट न्यूज़ में है मॉलिक्यूलर चैपरोन्स। तो ये न्यूज़ में अभी क्यों है? क्योंकि एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के रिसर्चर्स ने प्रोटीन फोल्डिंग और एसोसिएटेड चैपरोन्स को स्टडी करने के लिए
सिंगल मॉलिक्यूल टेक्निक का एक नया मेथड डेवलप किया है। ये मेथड डिसीज जैसे कैंसर, पार्किंसन और अल्जाइमर की प्रोग्रेशन को ट्रैक करने में मददगार हो सकता है। तो रोल क्या होता है चैपरोन्स का? तो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सेल्स में दूसरे प्रोटीन्स को सही तरीके से फोल्ड होने में मदद करते हैं। ये प्रोटीन्स इंश्योर करते हैं कि प्रोटीन्स अपनी फंक्शन शेप में आए और एग्रेशन से बचे। ये प्रोटीन्स उन सेलुलर स्ट्रेस कंडीशन में भी मददगार होते हैं जहां प्रोटीन मिसफोल्डिंग का रिस्क होता है, जैसे हीट शॉक या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट न्यूज़ में है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की डिमांड बढ़ रही है। इसमें बायर क्या करते हैं, सिर्फ टोटल वैल्यू का एक पार्ट पे करते हैं, जबकि जो ब्रोकर होता है बाकी अमाउंट पे करता है और इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये प्रॉफिट को बढ़ाता है क्योंकि आपको ज़्यादा कैपिटल मिलती है। ब्रॉडर रेंज ऑफ स्टॉक्स को इंक्लूड करता है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हायर लॉसेस का रिस्क, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी ने वल्चर कंजर्वेशन के अवेयरनेस की कमी को हाईलाइट किया है, जो STR यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के की हैबिटाट्स में है। तो इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व 2013 में। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और मधुमलाई टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटका में है, के साथ कंटीगुअस है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को लिंक करता है। तो यहाँ पर काफ़ी जानवर पाए जाते हैं, जो यहाँ पे मैंने अननेसेसरी इसमें ऐड कर लिए हैं। फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर कौन सा मिलता है, तो ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न मिलता है, ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है एंड सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट मिलता है। तो कंसर्न वही है, चंदन की जो स्मगलिंग होती है, पोचिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ में है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक ट्रांसफरेबल प्रूफ रिप्रेजेंट करता है कि 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस हुई और इलेक्ट्रिकल ग्रिड में ऐड हुई। इसका पर्पस है MNCs को अलग अलग नेशंस में अपने रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन कोटास को मीट करने में मदद करना। ये एक एवरलास्टिंग सर्टिफिकेट है जो जब तक एंड कंज्यूमर्स द्वारा रिडीम या विड्रॉ नहीं किया था तब तक ये एंड नहीं होते हैं। और इंडिया का रोल जो है वो लीडिंग सेलर के तौर पर उभरा है इसमें, यानी इंडिया मेजर सेलर है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का। नेक्स्ट न्यूज़ में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम 2021। तो बैकग्राउंड क्या है एंड मद्रास रूलिंग क्या है? मद्रास हाई कोर्ट ने RBI इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम 2021 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है, जिसमें कॉम्प्लेनेंट्स को प्रोसीडिंग्स के दौरान अपने केसेस रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट्स को एंगेज करने से मना किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि लॉयर्स को जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल मीटिंग में अपीयर होने का स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये स्कीम है क्या? ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी और इसने RBI के 3 पहले के ओमेस्टमेंट स्कीम को इंटीग्रेट किया था, जैसे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFCs 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। इस स्कीम में एडिशनल रेगुलेटेड एंटिटीज को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे बैंक्स, यानी सारे कमर्शियल बैंक्स, NBFCs जो RBI के साथ रजिस्टर्ड हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट का रिड्रेस कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो सकता है। और ये उसी एंटिटीज से जुड़ी हुई समस्या का समाधान होगा जिनको RBI द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है।
नेक्स्ट न्यूज़ में है यूएस साउथ कोरिया जॉइंट न्यूक्लियर डिटरेंस गाइडलाइंस। और ये जो गाइडलाइंस है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको लाया गया है ताकि जो नॉर्थ कोरिया है उसके एग्रेशन को काउंटर किया जा सके। इसके बाद न्यूज़ में है स्क्वेलस हीमा। ये न्यू स्पेशीज फाउंड की गई है केरला के शक्ति कुलंगरा हार्बर में। ये जीनस है डॉगफिश शार्क्स का। और ये क्या है, वेनेमस है, यानी कि जहरीली होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है लिवर ऑयल के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स, इन सब में। इसके बाद न्यूज़ में है IPBES यानी इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने 2024 का ब्लू प्लैनेट प्राइज जीता है। ये जो प्राइज है ये जापान के द्वारा दिया जाता है। जापान की एक असागी ग्लास फाउंडेशन है, उसके द्वारा एनुअली इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है उनके साइंटिफिक रिसर्च और एप्लीकेशन के अचीवमेंट के लिए। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2012 में। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए साइंस पॉलिसी इंटरफेस को स्ट्रेंथन करती है। ये कोई यूएन बॉडी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इससे सेक्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका सेक्रेटेड है बोन, जर्मनी में, और करंटली इसके 145 प्लस मेंबर हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसके बाद न्यूज़ में है म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। तो इंडिया और ताइवान के बीच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस एग्रीमेंट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को ईज करने में मदद मिलेगी बाय अवॉइडिंग डुअल सर्टिफिकेशन। इस तरीके से जो कंप्लाइंस की कॉस्ट है वो कम होगी। तो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया की तरफ से एंड एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी ताइवान की तरफ से। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि न्यूज़ में है, जैसे कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इसमें और कंट्रीज भी शामिल होती हैं। तो इंडियन एयर फोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। दूसरी है एक्सरसाइज सागर कवच। ये एक्सरसाइज एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो आंध्र प्रदेश के कोस्ट के साथ होती है। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मैराइन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज पार्टिसिपेट करती हैं।